कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। आपने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। मैंने आपसे कहा था मैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के ऊपर एक वीडियो बना के दूँगी। तो आज का हमारा ये वीडियो आ गया है, रेडी है। नोट्स आप लिख सकते हैं इसे। तो कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ स्टूडेंट्स की, कि आप हिंदी में बना के दिया कीजिए। तो मैं एक्चुअली इंग्लिश की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे पास इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं, मुझे हिंदी अच्छे से इसमें नहीं आती है लिखनी, हिंदी के वर्ड्स इसके। तो मैं इसीलिए इनको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो जो मैं इनकी ट्रांसलेशन करके आपको हिंदी में बता रही हूँ, आप उसको लिखते जाइए, आपके हिंदी के नोट्स रेडी हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि आपको हिंदी में ही चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में, उसको हिंदी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो आप उसको हिंदी में लिखते जाएंगे अगर, तो आपके नोट्स एज इट इज़ तैयार हो जाएंगे। तो आप इसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये सीआरपीसी के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। इसका सेक्शन है, सेक्शन 2A में डिफाइन किया है। सबसे पहले मैं आपको बेल के बारे में बताती हूँ कि बेल क्या होती है। द वर्ड बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी। बेल का मतलब होता है छूट जाना इंसान को लीगल कस्टडी, यानी कि लीगल जो कस्टडी में पुलिस से या मजिस्ट्रेट या पुलिस उनको अरेस्ट करवाती है, तो उनको पकड़ लेते हैं, जैसे कस्टडी में ले लेते हैं। लीगल कस्टडी का मतलब होता है कानून की कस्टडी में, वहाँ से छूट जाने को जब वो रिलीज हो जाते हैं तो उसे बेल कहा जाता है, बेल पे छूटते हैं, ठीक है। दस व्हेन अ पर्सन इज ग्रांटेड बेल ही इज रिलीज्ड फ्रॉम रिस्ट्रेंट। इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन ग्रांट की पर्सन को, किसी इंसान को जब बेल यानी कि जमानत, बेल बोलते हैं जमानत, आप लिख लीजिएगा। जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, जमानत पे छूट जाता है, तो उसे कहते हैं कि वो रिलीज फ्रॉम, मतलब पकड़ से, उसको रिस्ट्रेंट, मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, रिस्ट्रेंट कर दिया गया, उसको पकड़ लिया गया, अपने कस्टडी में रख लिया गया, कोर्ट की या जेल की कस्टडी में, पुलिस थाने में बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ से उसका छूट जाने को बेल, जमानत पे छोड़ना बोलते हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस बेल कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। मतलब जब बेलेबल ऑफेंस होता है, ऐसा ये नोट किया जाना चाहिए, नोट कर सकते हैं आप, कि इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें जमानती अपराध बोलते हैं, जिनको जमानती अपराध वो होते हैं जिनमें कि बेल क्लेम की जा सकती है, जमानत को आप क्लेम कर सकते हो, आपका हक है, मैटर ऑफ राइट बोला जाता है इसको। ये आपका हक है जो कि सेक्शन 436(1) के अंदर दिया हुआ है सीआरपीसी में, ठीक है। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है कि आप, आपका ऑफेंस, क्योंकि आपका जो आपने क्राइम या ऑफेंस किया है, अपराध किया है, वो बेलेबल ऑफेंस की, जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए आपको बेल या जमानत का अधिकार है 436(1) के अंदर। एज सुन एज द एक्यूज इज प्रिपेयर टू गिव बेल, जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है, मान लिया जाता है कि उसे बेल देनी है, जमानत पे छोड़ना है, ही इज़ बाउंड टू रिलीज ऑन सच टर्म्स, तो वो उसके लिए बाउंड हो जाता है, मतलब वो बाध्य हो जाता है कि उसको, हाँ अब इस पे छोड़ना है, लेकिन कुछ टर्म्स होती हैं एज टू बेल। बेल के लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं, कुछ कार्यवाही, कुछ शर्तें होती हैं जिन पे उसको छोड़ा जाता है, बेल पे, जमानत पे रिहा किया जाता है। रिलीज मतलब रिहा करना, और बेल मतलब जमानत। एज में एपियर मतलब जैसा कि पता चलता है, रीजनेबल टू द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट, मतलब कि किस आधार पर उनको बेल दी जाएगी, जमानत दी जाएगी, ये देखा जाता है। पुलिस ऑफिसर या कोर्ट देखता है कि इनको कौन से रीजनेबल टर्म्स हैं, किन शर्तों पे आप इंसान को, उस अपराधी को या उस इंसान को जिसको आपने पकड़ा था, तो जरूरी नहीं वो अपराधी ही हो, अरेस्ट तो किसी को भी किया जा सकता है, तो बेल भी मिल जाती है, ठीक है। जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता कि इन्होंने अपराध किया है, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता कोई भी इंसान, तब तक वो एक्यूज्ड बोला जाता है उसको, पर्सन को पर्सन ही बोलेंगे आप, सिंपल। एज द केस में भी, मतलब उसको जब तक वो देखते हैं कि इसको किन किन शर्तों पे छूट देनी है या किस शर्तों पे जमानत दी जा रही है, जैसे कि बेल का बॉन्ड भर के दी जा रही है, कोई गारंटी दे रहा है, कोई विटनेस के साइन हो रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, पैसा दे के छुड़ाया जाता है जमानती, कि आप कहते हैं ना इतने पैसों की जमानत पे छूटा है इंसान, तो उसको बोलते हैं कि बेल पे छूटना, ठीक है, जमानत पे रिहा होना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको बताती हूँ। Moreover, the officer of the court can ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कैन इवन डिस्चार्ज द एक्यूज, मतलब जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, जज या मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो डिस्चार्ज कर सकते हैं एक्यूज को, उस पर्सन को जिसको पकड़ा गया है, ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। मतलब मैंने बताया था ना कि एग्जीक्यूट मतलब एक बॉन्ड का फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है। तो डिस्चार्ज मतलब छोड़ देना,
तो मोर ओवर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी कि जज या मैजिस्ट्रेट उनको डिस्चार्ज मतलब छोड़ सकते हैं एक्यूज उस पर्सन को जिसको पकड़ा है ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, मतलब एग्जीक्यूट एक बॉन्ड का फॉर्म भरा जाता है एज प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन इन, ये सेक्शन 436 सीआरपीसी में दिया गया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम हिम, मतलब आपको बेल लेने की बजाय अगर आप बॉन्ड भर देंगे तो भी इंसान को छोड़ दिया जा सकता है जिसको कि पकड़ा गया है, कस्टडी में लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताती हूँ द टर्म बेल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड, मतलब बेल की जो डेफिनेशन या जमानत की डेफिनेशन इस कोड में सीआरपीसी में नहीं दी गई है। ठीक है, इट में बी डिफाइंड एज सिक्योरिटी, मतलब इसको सिक्योरिटी की तरह डिफाइन किया जाता है क्योंकि कुछ पैसे दे के जब दिया जाता है तो कहा जाता है कि आप जमानत के लिए पे जो रिहा हो रहा है तो कितने पैसों की जमानत पे आप रिहा हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी बोला जाता है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, मतलब कि भी वो अपीयर होगा वो पर्सन, सिक्योरिटी आप जमा कीजिए और छोड़ दीजिए उसको पर्सन को ऑन फर्निशिंग विच ही इज़ रिलीज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन ट्रायल, मतलब आपका अभी आपको सिर्फ छोड़ा जा रहा है अपीयरेंस के लिए कि आप दोबारा से अपीयर होंगे जब भी अभी इन्वेस्टिगेशन आपकी पेंडिंग है, मतलब अभी आपकी कार्यवाही ट्रायल आपका पूरा नहीं हुआ, पेंडिंग है, तो इसलिए आपको कुछ समय के लिए छोड़ा जा रहा है, लेकिन अपीयर होंगे आप, मतलब आपको बार बार कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत होंगे, आपको जब भी बुलाया जाएगा आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस टू सेट अ पर्सन फ्री, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान को छोड़ा जाता है, आज़ाद किया जाता है, हु इज़ अंडर अरेस्ट और डिटेंशन, मतलब जिसको कि पहले पकड़ा गया था अंडर अरेस्ट या डिटेंशन में है, बाय टेकिंग सिक्योरिटी, मतलब उससे कुछ सिक्योरिटी का पैसा लिया जाता है फॉर हिज अपीयरेंस, कि भाई आप जमानत के पैसे कोर्ट में या कोर्ट में जमा कीजिए और आपको जब भी बुलाया जाएगा आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि बेल मीन्स, जमानत का मतलब है रिलीज होना ऑफ एन एक्यूज्ड फ्रॉम लीगल कस्टडी, मतलब एक एक्यूज्ड को जिसको आपने पकड़ा है लीगल कस्टडी से उसको आप रिलीज कर रहे हो, अभी कुछ समय के लिए छोड़ रहे हो। बेल का मतलब परमानेंट छूट नहीं होती केस से, बेल का मतलब है आपका केस चलता रहेगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है आपकी, अभी आप सिर्फ बेल पे छूटे, आपका केस खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेल मतलब जमानत पे छूटे हो, अभी आप सिर्फ बाहर हो, जैसे सलमान खान के ऊपर केस चल रहे हैं बहुत सारे, तो वो जमानत पे बाहर है। कई ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार या लोगों के बारे में आपने सुना होगा वो जमानत पे बाहर हैं, तो जमानत पे बाहर आने का मतलब उन्होंने सिक्योरिटी की है, बेल बॉन्ड भरा है, तभी वो जमानत पे आए हैं कुछ गारंटी की देने के बाद कि भाई वो, कईयों को जैसे कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आप जब तक आपका केस चल रहा है तब तक आप देश छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप देश से बाहर नहीं जा सकते हो, तो ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो कितने टाइम के बैन उन पे लगाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस वन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिनके लिए कहा जाता है कि विच अ पर्सन अरेस्टेड इज, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो एंटाइटल्ड है टू बी रिलीज, मतलब रिलीज ऑन बेल, मतलब बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर इंसान जो होता है जो कि पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, वो एंटाइटल्ड है, वो योग्य है रिलीज होने के लिए बेल पे। बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब ही यही है कि आपने ऐसा अपराध किया है जिसपे कि आपको जमानत मिलेगी ही मिलेगी, जमानती अपराध है इसलिए जमानत मिलेगी। तो द अदर ऑफेंसेस, या फिर जो दूसरे ऑफेंसेस होते हैं या एनी ऑफेंसेस अदर देन, और ऑफेंसेस जो कि बताती हूँ आपको आगे, ऐसे ऑफेंसेस जो कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं अदर देन बेलेबल ऑफेंस, मतलब बेलेबल ऑफेंस के अलग अलावा जो होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल तो वो हो गए जिनमें जमानत मिलेगी, लेकिन नॉन बेलेबल वो होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिलती। तो द कोड हैज़ नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड व्हाट ऑफेंसेस आर बेलेबल एंड विच आर नॉन बेलेबल। कोर्ट ने ये इस कोड ने CRPC ने ये स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जमानती अपराध कौन से और गैर जमानती अपराध कौन से हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है इस कोड के अंदर, CRPC एक्ट के अंदर, लेकिन बाकी चीज़ों से साफ पता चल जाता है बेलेबल कौन से हैं और नॉन बेलेबल कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
मैंने शायद अपने पिछले एक वीडियो के अंदर लिखा भी था, इसकी डिटेल लिस्ट दी भी थी बेलेबल, और मैंने एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ऊपर बताया था। उसके अंदर भी मैंने कुछ ऑफेंसेस लिखे थे, कॉग्निजेबल कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं। तो जो कॉग्निजेबल होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, वो आप एक बार देखिएगा ना मेरा वीडियो वो वाला, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारे लॉ के नोट्स, आपको रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2A ऑफ द कोड डिफाइंस दैट, पहले आपको मैं दोनों की डेफिनेशंस अच्छे से समझा रही हूँ, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, उसके बाद में आगे आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, अब ये उनकी डेफिनेशन के हिसाब से आपको बता रही हूँ। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल, जो कि दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बेलेबल है इन द फर्स्ट स्केड्यूल, और विच इज़ मेड बेलेबल, या फिर जिससे जो कि पता लगता है कि हाँ ये बेलेबल ऑफेंस है बाय एन अदर लॉ, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, किसी और फोर्स, कोई और लॉ जो अभी फोर्स में है, जिससे उनसे पता लगता है कि हाँ ये बेलेबल ऑफेंस है। जमानती अपराध वही अपराध होते हैं जो कि जिनमें जमानत दी जाती है। ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं एनी अदर ऑफेंस, मतलब जो बेलेबल नहीं है वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मतलब। ठीक है, नॉन बेलेबल मतलब जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है, जैसे खतरनाक अपराध होते हैं ना, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार करना, किडनैपिंग करना। तो ऐसे खतरनाक अपराध जो होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस जिनको बोला जाता है, हीनियस या सीरियस ऑफेंसेस, वो नॉन बेलेबल होते हैं, उनमें छूट नहीं मिलती है। और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं, ये ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर मैजिस्ट्रेट से या कोर्ट से पुलिस को अरेस्ट वारंट लेने की या कोर्ट से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं होती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अपराधी को पकड़ने के लिए। ठीक है ना, बेलेबल ऑफेंसेस में तो होती है, इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसने अपराध, अब आप पुलिस को दिख रहा है कि हाँ इसने मर्डर किया है, चोरी की है या करने जा रहा है, पुलिस को पता लग गया कि हाँ ये किसी का रेप करने जा रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है डकैती की। अगर पुलिस को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो पुलिस कोर्ट से ऑर्डर लाने की, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाने की वेट नहीं करती है इन ऑफेंसेज में, वो सीधा जाके खुद ही अरेस्ट कर लेती है, फिर इंक्वायरी करती है, उसके बाद में ही कोर्ट में उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है इंसान को, अपराधी को, जिसको वो पकड़ती हैं। फिर वो अगर साबित नहीं होता कि हाँ इसकी गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, तब वो छूट जाते हैं, तब उनको कोर्ट छोड़ देता है। लेकिन उनको पुलिस की ड्यूटी होती है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हाँ ये अपराध करने वाला है या कर दिया है, तो पुलिस उनको ऐसे अपराध में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के उसको पकड़ सकती है। ठीक है ना, अपनी मर्जी से उनको अरेस्ट कर सकती है, उनकी पावर होती है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर मोर सीरियस, जो मैंने बोला था ना, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो ज़्यादा सीरियस होते हैं, कि इसीलिए इनको नॉन बेलेबल कहा जाता है, कि इसमें आसानी से बेल नहीं मिलती है, ज़्यादा सीरियस होते हैं व्हेन कंपेयर टू द बेलेबल ऑफेंस, जब बेलेबल ऑफेंसेस के साथ कंपेयर किया जाता है, इनकी तुलना की जाती है, जमानती अपराधों के साथ तुलना की जाती है, तो ना गैर जमानती अपराध जो होते हैं वो ज़्यादा सीरियस, मतलब ज़्यादा खतरनाक के कैटेगरी के होते हैं। जनरली सीरियस ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 3 ईयर्स, जनरली जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, ज़्यादा खतरनाक अपराध होते हैं, वो पनिशेबल, उनकी सज़ा जो होती है वो 3 साल की होती है। ठीक है, और एबव या उससे ज़्यादा की होती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी यही बात आती है, ये मैंने बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर भी, कि जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, ज़्यादा खतरनाक अपराध होते हैं, उनकी 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, और वो नॉन बेलेबल होते हैं, उनमें आसानी से बेल नहीं मिलती है। एंड द ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 3 ईयर, और जो अपराध जिनकी सज़ा 3 साल से कम होती है वो बेलेबल होते हैं, यानी कि जमानती अपराध होते हैं। तो ये एक डिफरेंस इनका आ गया, इससे ही पता चल जाता है कि 3 साल से ऊपर, 3 साल या उससे ऊपर की सज़ा वाले नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध, और 3 साल से या उससे नीचे की सज़ा वाले बेलेबल यानी कि जमानती अपराध होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दिस रूल इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, जबकि इसके अंदर कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, जो फर्स्ट स्केड्यूल है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीआरपीसी का, वो बताता है कि एक लिस्ट है, फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर लिखी गई है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, एज फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताती है, रॉइटिंग हो गया, ठीक है, दंगे फसाद करना, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मतलब अनलॉफुल असेंबली जब मना किया गया हो, सेक्शन 144 लगी होती है, धारा 144 लगी होती है
कि तो उसमें बोलते हैं ना कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, 2 या 2 से ज़्यादा या 4 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ग्रुप नहीं बना सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते, आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जब धारा राष्ट्रपति का शासन लगा होता है या आर्मी की लग जाती है कोई, जैसे कश्मीर में ऑलमोस्ट होता रहता है, तो वो होते हैं अनलॉफुल असेंबली, मतलब जहाँ पे लॉफुली आपको मना किया गया है, लॉ का ऑर्डर है कि आप इकट्ठे नहीं होंगे, तो वहाँ पे आप खड़े हो गए हो, तो ये भी एक ऐसा ही ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है ये। कमिटिंग एफ्रे कर रहे हो आप, दंगा सोच कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गिविंग फॉल्स एविडेंस, आपने झूठा एविडेंस प्रस्तुत कर दिया है, एंड सो ऑन, मतलब कहीं पे खड़े हुए हो आप ऐसे, जहाँ मना किया है, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, दंगा फसाद करने जा रहे हो, या कोई झूठा एविडेंस प्रस्तुत किया है, तो ये सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बताती हूँ मैं आपको इनके बीच का, अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच का डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? बेलेबल ऑफेंसेस सबसे पहले सेक्शन 2A में आते हैं सीआरपीसी में, और नॉन बेलेबल जो है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में आते हैं। ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, एक्यूज जो है एंटाइटल होता है रिलीज होने के लिए बेल पे, मतलब इसमें आप अपराधी को का राइट होता है कि उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, उसको जमानत मिलेगी ऐसे अपराध, क्योंकि उसने अपराध ही जमानती वाला किया है। और जो एक्यूज इसमें होता है, इसमें रिलीज नहीं हो सकता बेल पे, क्योंकि उसका गैर जमानती अपराध है। सेकंड पॉइंट है कि एक्यूज जो है इसके अंदर है, उसमें राइट है, उसका अधिकार है रिलीज होने का, क्योंकि उसने अपराध ऐसा किया तो कि जो कि 3 साल से कम की सजा वाला किया है, तो उसमें उसको छूट मिल सकती है बेल। अगर वो बेल के लिए, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता बेल का बॉन्ड भरने का, जमानत सिक्योरिटी जमा करने का नहीं होता, तो उसका कोई, या किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, या कोई छुड़ाने नहीं आता, जमानत देता ही नहीं है कोई इंसान, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलती। अदरवाइज छूट तो मिलती है, ठीक है ना, आज़ादी मिलती है, बेल मिलती है, मतलब जमानत के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना, विटनेस होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी जमा करने वाला पर्सन भी तो होना चाहिए, कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव कोई भी हो, तभी तो जमानत पे रिहा किया जाएगा, अदरवाइज कैसे रिहा किया जाएगा। ठीक है, सेकंड है इसमें नॉन बेलेबल में जो एक्यूज होता है उसके पास कोई राइट नहीं होता छूटने का, क्योंकि बेल के ऊपर नहीं छूटा जा सकता। हाउएवर द पर्सन एक्यूज और नॉन बेलेबल, अगर वो छूट जाता है, एक्यूज नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने किया है, जो जिसने ऑफेंस मे बी रिलीज ऑन बेल पे छूट सकता है, लेकिन उसमें कुछ जुडिशियल डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब कुछ वो होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसको छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ देते हैं उसको। थर्ड पॉइंट है, ये लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं, कम सीरियस होते हैं, इसलिए बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और ये जो है मोर सीरियस होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब उनका नेचर जो है ऑफेंसेस का, अपराध का जो है मोर सीरियस होता है, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए इनको छुड़ा बेल पे नहीं मिलती आसानी से। फोर्थ पॉइंट है, जनरली ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years आर बेलेबल। मैंने बताया था कि जो 3 साल से कम के होते हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, और जो जनरली पनिशेबल होते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, जिनकी ज़्यादा 3 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट होती है, वो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है पर्सन टू बी एक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस, मतलब अगर कोई पर्सन है जिसने एक्यूज जो कि बेलेबल ऑफेंस किया है, कैन नॉट अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल, मतलब ये पर्सन एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अ पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल, मतलब एंटीसिपेटरी। इसका एक रीसेंट एग्जांपल मैं देती हूँ आज की डेट में, जैसे कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स केस में अरेस्ट हो रखा है, तो उसकी कोर्ट में पेश हुआ था, तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल की पहले से ही एप्लीकेशन दे दी गई थी कोर्ट के अंदर कि भी इसको छोड़ दिया जाए। एंटीसिपेटरी बेल होता है कि पहले से ही बेल, अंतरिम जमानत जिसको कहा जाता है, अंतरिम जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी नहीं दी उसको, कोर्ट को लग रहा था कि अभी नहीं देना, इसलिए उसको जेल भेज दिया गया। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो समझने में, मेरे पॉइंट समझने में क्लियर ना हुए हो, तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।